भोजन के भोजन के घटक क्या क्या होते हैं? भोजन के घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण और आहारी रेशा और जल। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है, वसा से अधिकतम ऊर्जा मिलती है और विटामिन जो होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और खनिज लवण अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग का। तो आहारी रेशा हाथ को साफ करने के लिए काम में आते हैं। जल तो पता ही है। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा इसी से मिलती है। और प्रोटीन ऊतक का निर्माण करता है, वसा अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है और विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। और खनिज लवण अंग का निर्माण करता है। आहारी रेशा आंत को साफ करने के काम में आता है। जल। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुसरण के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन से ऊतक का निर्माण होता है, खनिज लवण अंग का निर्माण करते हैं। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करती है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। जिम्मेदार होती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित रहते हैं। आगे देखने वाले हैं। हमारे शरीर में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग तथा विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर कोई लंबे समय तक लंबे अवधि तक कोई पोषक तत्व की कमी पाई जाती है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? उससे विशिष्ट रोगों से ग्रसित हो जाता है। अगर जैसे तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए, तुरंत ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोन डी और खिलाड़ी भी पीते हैं तुरंत ऊर्जा के लिए। तंतु से रेशा दूसरा लेसन है। तंतु से रेशा हमें कहाँ से मिलता है इसके बारे में जानते हैं। प्राकृतिक रेशा से वस्त्र तक। रेशा दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक रेशा, एक संश्लिष्ट रेशा या कृत्रिम रेशा। जो कृत्रिम मतलब मानव द्वारा निर्मित होता है और जो प्राकृतिक मतलब नेचुरल जो मिलता है उसे प्राकृतिक रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा में आता है जूट, पटसन, कपास, रेशम, रबड़, ऊन। जूट, पटसन, कपास, रेशम, रबड़, ऊन। जूट, पटसन, कपास, रेशम, रबड़, ऊन। पहला संश्लिष्ट नायलॉन था। रेशा नायलॉन था और रियान था। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और पॉलिस्टर। वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। मतलब वस्त्र धागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या तो संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और ऊनी कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं से रेशे के उदाहरण हैं। मतलब कुछ नायलॉन और ये जो है ये संश्लिष्ट तंतु रेशे हैं। रुई और जूट जैसे रेशा पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट जैसे रेशा किससे प्राप्त किए जाते हैं? पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई और जूट जैसे पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मतलब तंतुओं रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। वस्तु को समूह बनाना। वस्तु तीन प्रकार की होती है। एक होती है पारदर्शी, एक होती है अपारदर्शी, एक होती है पारभासी। इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। जैसे पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जिससे शीशा। अपारदर्शी जैसे दीवार जिसके आर पार न देखा जा सके। और पारभासी मतलब जैसे कुछ देखा जाए, जैसे मलमल का कपड़ा और इसी में जैसे मान लो तेल लगा हुआ कागज, तो उसमें आर पार नहीं देखा जा सकता। मतलब जिससे आर पार बिल्कुल न देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं। जिससे आर पार देखा जा सके उसे शीशा पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार थोड़ा दिखे उसे पारभासी कहते हैं, जैसे मलमल का कपड़ा।
पृथक्करण मतलब पदार्थों को कैसे पृथक अलग करेंगे। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। मतलब जैसे तेल रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली पर बैठ जाते हैं। इस विधि को निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर लेते हैं। आइए देखते हैं अगला। द्रव तथा उसमें अवलेय पदार्थों के अवयवों को निस्पंदन नाले का पानी के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। इससे अशुद्धियों को आंख से देख सकते हैं। मतलब जो निस्पंदन की विधि होती है, उसमें अशुद्धियों को आंख से देखा जा सकता है। द्रव तथा उसमें अवलेय पदार्थों के अवयवों को निस्पंदन नाले का पानी के उपयोग से पृथक किया जाता है। इसमें अशुद्धियों को नंगी आंखों से अपनी आंखों से देखा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला, किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जैसे नमक का क्वथनांक कितना होता है, वाष्प क्वथनांक होता है। नमक का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री, नमक का 1400 डिग्री सी। निस्तारण क्या होता है, निस्तारण रेत को जल से अलग करना। निस्तारण निस्पंदन द्रव से घुलनशील अशुद्धियों को अलग करना। विलयन क्या होता है, विलयन में दो चीज होती है, एक विलेय होता है, एक विलायक कम होता है। शरबत चीनी और पानी कम मात्रा में अधिक मात्रा में। विलेय क्या होता है, विलयन। अब विलयन के बारे में जानकारी लेते हैं। विलयन एक होता है संतृप्त सैचुरेटेड, एक होता है असंतृप्त अनसैचुरेटेड। जितना विलेय होना चाहिए उतना है। मतलब संतृप्त मतलब होता है कि जिसमें और न घोला जा सकता है। असंतृप्त मतलब जिसमें विलेय होना चाहिए उतना नहीं, मतलब कम मात्रा में। जो पदार्थ देखो, संतृप्त वो चीज होता है जैसे मान लो कि कोई विलयन बनाते हैं, विलयन में इतना ज़्यादा मतलब गाढ़ा हो जाए कि उसमें और ना घोला जा सके, उसे संतृप्त कहते हैं। और जो मतलब पतला हो, जैसे कम मात्रा में हो, अनसैचुरेटेड, उसे असंतृप्त कहते हैं। मतलब कम गाढ़ा हो, उसमें घोला जा सके, उसे संतृप्त कहते हैं। विलयन में कोई पदार्थ और अधिक मात्रा में ना घुल सके, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वही पदार्थ क्या कहलाता है, संतृप्त कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। तापमान बढ़ने से ठोस की विलेयता बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। मतलब किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो है जिसमें पदार्थ अपना रूप परिवर्तित करके प्राप्त किया जा सके, और रासायनिक परिवर्तन वो है जो पदार्थ अपना रूप परिवर्तित कर ले, दोबारा प्राप्त न किया जा सके, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मिल जाए भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। पानी से बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है। ये उत्क्रमणीय है और ये अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। जैसे सड़ना, जैसे मान लो कि आटा को गूंथना, है ना, ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से दोबारा पानी बनाया जा सकता है। तो कुछ परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं किया जा सकता, जैसे बता दिया इसमें। अब पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रण करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसे पौधों को जानिए, मतलब पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य तरीके से के साथ मिश्रण करके उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पौधों को जानिए। पौधों का वर्गीकरण शाक, झाड़ी और वृक्ष। पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक, झाड़ी और वृक्ष। हम देखते हैं अगले में है समानता पौधों का वर्गीकरण। ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी तथा वृक्ष में बांटा जाता है, मतलब वृक्ष में किया जाता है। समानता पत्ती को पर्णवृत्त और फलक होते हैं।
सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पौधों को जानिए क्या क्या होता है। उत्पादक होते हैं, सबसे अधिक ऊर्जा होती है। 1% सूर्य का प्रकाश से परागण विधि द्वारा पानी का अवशोषण करते हैं, मतलब पानी का अवशोषण परागण विधि द्वारा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मान लो कि CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश 1% सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं आँख शाखाओं के आधार पर शाक, वेजिटेबल, झाड़ी, झांगनी मतलब करौंदा, शॉर्ट्स, सोप्स एंड वृक्ष, ट्री, पीपल में किया जाता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक लेमिना होते हैं। पत्ती में क्या क्या होते हैं? पर्णवृत्त होता है और लेमिना मतलब फलक होते हैं। पत्ती के बारे में देखते हैं। ये मान लो पत्ती को ये वाले भाग को क्या कहते हैं? ये वाले भाग को कहते हैं पर्णवृत्त। इसको कहते हैं सिरा, इसको कहते हैं मध्य सिरा, मिड रीप, इसको कहते हैं पिन, इसको कहते हैं लेमिना पर्णवलय, ये पत्राधारी पर्णवलय, लीफ बेस, और ये होता है स्टेम मतलब तना, जिसमें पत्ती जिसके सारे खड़ी रहती है ना। पत्ती को तने से जोड़ता है क्या? पर्णवृत्त जो होता है ना, पर्णवृत्त जो होता है पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पानी कैसे लेती हैं? पत्तियां वाष्पीकरण की विधि द्वारा पत्ती वाष्पीकरण की क्रिया करती हैं। पानी का वाष्पीकरण की क्रिया होती है। पत्ती वाष्पोत्सर्जन करती हैं। पत्तियों में जहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसे स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। एक प्रकार का छिद्र होता है। स्टोमेटा एक प्रकार क्या होता है? छिद्र होता है। स्टोमेटा एक प्रकार का क्या होता है? छिद्र होता है। एक प्रकार का छिद्र होता है। संघनन क्या होता है? संघनन जल और द्रव का मतलब वाष्प और द्रव का मिश्रण संघनन वाष्प और द्रव का जो होता है उसे संघनन कहते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। जाइलम किसका संचारण करता है? जाइलम जल और पौधे खनिज दोनों चीज़ों का करता है। जाइलम दोनों चीज़ों का संवहन करता है मतलब संचरण करता है। पत्तियों में दोनों चीज़ों का संचरण करता है। संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या जरूरी है? प्रकाश संश्लेषण में जैसे मान लो CO2 हो गया है ना, CO2 H2O से अपक्रिया 1% सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में ग्लूकोज का और ऑक्सीजन और H2O दे देता है। पौधे के लिए ग्लूकोज मिल जाता है, मनुष्य के लिए ऑक्सीजन मिल जाता है, जल मिल जाता है। उत्पाद के रूप में 3 चीज निकलता है। उत्प्रेरक क्लोरोफॉर्म में तो 1% सूर्य का प्रकाश होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, पौधों को जल दे दो, कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाता है। अभिकारक जरूरी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है, श्वसन की क्रिया दिन रात दोनों में होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में और तने के हरे भाग में भी होता है। पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में और तने के हरे भाग में होता है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल में से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। हरी पत्तियां जो होती है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। जड़ का काम क्या होता है? जड़ का काम होता है पानी का, खनिज का और मिट्टी में जकड़न करना। मतलब जड़ का काम होता है पानी का और खनिज का जड़ पूरे पेड़ में पहुंचाना। मिट्टी में मजबूती से पकड़ के रखती है। मिट्टी में क्या करती है? मजबूती से पकड़ के रखती है। जाइलम क्या करता है? जाइलम जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। जाइलम परासरण विधि के द्वारा पानी का अवशोषण करता है। जाइलम किस विधि के द्वारा पानी का अवशोषण करता है? परासरण विधि के द्वारा। जाइलम परासरण विधि के द्वारा पानी का अवशोषण करता है। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता में जमाए रखती हैं। उत्क्रम परासरण, इसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। उत्क्रम परासरण के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। रूट्स कितने प्रकार के होते हैं? रूट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक मूसलाधार मतलब टैप रूट, एक रेशेदार रूट मतलब फाइब्रस रूट। जैसे मूसलाधार आम में पाई जाती है, एक होता है फाइब्रस रूट, इसे झखड़ा जल भी कहते हैं। जैसे कौन सी जड़ कहते हैं? झखड़ा जल। जैसे गेहूँ धान के खेत में रेशेदार मतलब गुच्छे में, जैसे मान लो कि जैसे धान की
या गेहूँ के कोई पौधा ऊपर उठाएंगे निकालेंगे तो उसमें रेसे गुत्ती ऐसी लिपटी रहती हैं, उसे क्या कहते हैं? रेशेदार जड़ या फाइब्रस जकड़ा जड़ इसे कहते हैं। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें, मतलब जालिका रूपी शिराविन्यास व युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिराविन्यास वाले पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। ठीक है। जाइलम जटिल ऊतक है। जाइलम कौन सा ऊतक है? जटिल ऊतक है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होता है, यह भी जटिल ऊतक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों कौन से ऊतक हैं? जटिल ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम कौन से ऊतक है? जटिल ऊतक है। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। ऊतक दो प्रकार के, एक होता है सरल ऊतक, एक होता है जटिल ऊतक। सरल ऊतक के 3 भाग, कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। कोलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और स्क्लेनकाइमा। और जटिल ऊतक में होता है 2 प्रकार का, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? जल कुआ खनिज का परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। पुष्प पे अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। पुष्प पे विभाग, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको गौर से देखना है। देखो ये पूरा पुष्प हो गया। पुष्प में इसी में मेल होता है, इसी में फीमेल होता है। बाह्य दल पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। ये देखते हैं जो इस साइड के भाग हैं, जैसे मान लो कि ये भाग और ये भाग और ये भाग, ये जो होता है, ये जो इतना जो ये जो बीच में होता है ना, इतना भाग ये होता है अंडाशय, ओवरी बोलते हैं। और ये जो होता है ये वाला वर्तिका होता है, और ऊपर वाला वर्तिकाग्र होता है ना। इस साइड ये जो होते हैं, इस साइड दोनों ये चीज़ होते हैं परागकोश, इंटम, ये होता है पुतंतु, फिलामेंट, और ये होता है दल मतलब पेटल, ये होता है बाह्य, ये जो सहारा देता है, ये पूरे ये भाग रहता है निषेचन में। ठीक है, निषेचन में ये होते फीमेल पार्ट, बीज का निर्माण अंडाशय में होता है, ये होते फीमेल पार्ट, ये होते मेल पार्ट। ठीक है, पुंकेसर, स्टेमा, ये होता है स्टेमा। अब आते हैं शरीर की गति, बोन्स के और उपस्थिति कार्टिलेज। बोन्स का हम CA3PO4 का होल्ड बाजी किसका सूत्र होता है? कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है। कैल्शियम फास्फेट में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। उपस्थिति कार्टिलेज, कान, नाक, गर्दन में लचीली हड्डी भी कहते हैं, मतलब कान, नाक। उपस्थिति कहाँ पाए? कार्टिलेज पाया जाता है, कान में पाया जाता है, नाक में पाया जाता है, गर्दन में पाया जाता है, लचीली हड्डी भी कहते हैं इसी को। उपस्थिति बोन एवं उपस्थिति कार्टिलेज मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलाने से अस्थियों की गति करती है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। ठीक है, अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। ये जो जैसे मनुष्य मान लो, तो इसमें कौन कौन सी अस्थि पाई जाती है? यहाँ होता है हिंज जॉइंट, ये होता है कॉन्ड्रिलोड जॉइंट, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये होता है प्लेन जॉइंट। ये जो होता है ना, यहाँ पर होता है जो जॉइंट, ये होता है चारों तरफ देख सकता है, इसे पाइवेट जॉइंट कहते हैं। कौन सा जॉइंट? पाइवेट जॉइंट। ये हिंज जॉइंट, ये होता है बॉल एंड सॉकेट, ये होता है प्लेन जॉइंट। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ये भी डिटेल से। पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। पक्षियों को उड़ने में खोखली अस्थि के कारण उड़ पाते, मतलब पक्षी का उड़ने में खोखली अस्थि के कारण उड़ पाते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है, वलय बनाकर तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां
एवं उससे जुड़ी पेशियाँ शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। मसल पैर में से चलता है, घोंगा होता है जो घोंगा मसल पैर से चलता है, घोंगा होता है जो मसल पैर से चलता है, घोंगा जो होता है। कॉकरोच 3 जोड़ा पैर। कॉकरोच में 3 जोड़ा पैर होते हैं, 2 जोड़ा पंख होते हैं, 1 जोड़ा एंटीना होता है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर एक कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वृक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी और एवं पैर एक जो। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वृक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी और वृक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी और पैर एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे के चलने में मदद करती हैं। तो तिलचट्टे के चलने में क्या करती हैं? मदद करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अंतः सतह पर शुक्र केंचुए को भूमि पर पकड़ने के लिए सहायक होता है। घोंगा पेशी मसल पैर की सहायता से चलता है। घोंगा किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उसका आवास कहलाता है। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव को उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। आवास होता है जलीय आवास, स्थलीय आवास, उभयचर आवास। जलीय, स्थलीय और उभयचर पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के लिए कुछ अजैव घटक बनाते हैं। आगे देखते हैं घटक, जैव घटक और अजैव घटक। जिसमें जान हो उसे जैव घटक, जिसमें जान न हो उसे अजैव घटक कहते हैं। जैसे गाय, भैंस ये जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैव घटक बालू, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि ये जैव घटक के अंतर्गत। परिस्थितिकी तंत्र बना होता है जैव घटक, जैविक घटक दोनों का। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। जो सड़ता है उसे जैव निम्नीकरण, जो सड़ता नहीं उसे अजैव निम्नीकरण। जैसे ह्यूमस जैव निम्नीकरण के अंतर्गत आता है। जैसे खाना बच जाता है उसको जैव निम्नीकरण के अंतर्गत। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरण, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। कचरा निपटान की सबसे खतरनाक विधि है भस्मीकरण, मतलब जलाना। कचरा निपटान सबसे खतरनाक विधि है भस्मीकरण, जलाना। सजीव वस्तुओं के कुछ समान लक्षण हैं जिन्हें उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। वे श्वसन, उत्सर्जन, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। मतलब सजीव वस्तुओं के कुछ समान लक्षण होते हैं, जैसे उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वे श्वसन करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं, प्रजनन करते हैं, वृद्धि एवं गति भी करते हैं। तो सजीवों की ये विशेषता होती है। वर्तल गति, सर्कुलर मोशन में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वह उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान होती है। ठीक है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्ती गति, पेरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसे जो गति होती है। छाया किसका बना होता है? अपारदर्शी का। जब प्रकाश के पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उसकी छाया बन जाती है। सूर्य नीचे रहता है तो छाया लंबी बनती है, जबकि दोपहर के समय छाया छोटी बनती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के अपने से होकर जाने देती हैं तथा हम उनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं, पारभासी मतलब अर्ध पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही आर पार जाने देती हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में क्या करता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसा तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सरल रेखा में गति करता है। ध्वनि अंदर तरंग सीधी रेखा में गति करती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड की वृद्धि हो जाती है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये जो दर्पण होता है ना, इससे इस साइड कलाई की होती है तो उसी कलाई किसकी होती है? HgNO3 का लेप लगा तो सबसे अच्छा परावर्तक प्रश्न माना जाता है।
दर्पण में क्या क्या होता है? दर्पण में परावर्तक होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। दर्पण में परावर्तक होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। दर्पण में परावर्तक होता है, अपवर्तन लेंस में होता है। अपवर्तन लेंस में होता है। साधारण सामग्री से सूचीसिद्ध कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब बनता है। विद्युत का स्रोत एक होता है सेल या बैटरी, एक होता है जनरेटर। एसी और डीसी, एसी और डीसी, एसी और डीसी, एसी और डीसी, एसी और डीसी। ये मान लो बल्ब है, बल्ब का ये भाग होता है टंगस्टन, ये होता है तार का प्रतिरोध कम होता है इसलिए कम गर्म होता है ना। टंगस्टन उच्च प्रतिरोध होता है, गलनांक उच्च होता है ना। इसमें जो ऊर्जा ह्रास होती है I²RT के रूप में लॉस होती है। पिंड क्या होता है? एक होता है दीप्त वस्तु, एक होता है अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु जिसकी खुद की रोशनी होती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जिसकी खुद की रोशनी होती है उसे दीप्त वस्तु, जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती उसे अदीप्त वस्तु। जैसे चांद। दीप्त वस्तु में जुगनू, सूर्य, बल्ब, ट्यूबलाइट आदि आ जाते हैं। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को जोड़ता है अथवा पूरा करता है। स्विच परिपथ को चालू करता है, बंद। स्विच क्या करता है? परिपथ को चालू करता है, पर बंद करता है, पूरा करता है। श्रेणी क्रम में अलग होता है। पदार्थ कितने प्रकार के? 2 प्रकार, एक चालक एक अचालक। चालक और अचालक। इसमें चालक मतलब धारा प्रवाहित हो जाती है, आयन भी होते हैं। धारा प्रवाहित नहीं होती, आयन भी नहीं होते हैं ना। विद्युत अपघटन धातु ना। चालक के उदाहरण क्या क्या है? विद्युत अपघटन धातु, अम्ल, क्षार। देखते हैं ये मैग्नेट लोहे का ऑक्साइड होता है। मैग्नेट क्या होता है? एक लोहे का ऑक्साइड होता है। मैग्नेटाइट का Fe3O4 होता है। लोहा काला होता है। लोहा काला होता है। लोडस्टोन नॉर्थ पोल साउथ पोल ध्रुवों की संख्या 2 होती है। पोर्सिलीन, अभ्रक, रबड़, कार्बोहाइड्रेट व हाइड्रोकार्बन, आंसू जल, शुद्ध जल, प्लास्टिक आदि। चुम्बक की असली पहचान क्या होती है? विकर्षण होता है कि आकर्षण होता है? विकर्षण होता है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुम्बक है। चुम्बक एक होता है कृत्रिम चुम्बक, एक होता है प्राकृतिक चुम्बक। प्राकृतिक चुम्बक निश्चित आकार होता है, अशुद्धि होती है। चुम्बकशीलता निम्न होती है, अशुद्धि होती है। आकार निश्चित होता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है। ये प्राकृतिक चुम्बक अशुद्ध होता है लेकिन कृत्रिम चुम्बक शुद्ध होता है। चुम्बकशीलता उच्च होती है, इसमें चुम्बकशीलता निम्न होती है। चुम्बक स्थायी चुम्बक, अस्थायी चुम्बक। स्थायी चुम्बक किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। अस्थायी चुम्बक नरम लोहे, मृदु लोहे का बना होता है। टुकड़ों में कर देने पर ध्रुव 2 ही रहते हैं, तो गर्म करने पर चुम्बकीय गुण घटेगा। चुम्बकीय बल रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। चुम्बक के बाहर चुम्बकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गति करती हैं, जबकि चुम्बक के अंदर चुम्बकीय बल रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर गति करती हैं। मतलब चुम्बक के बाहर चुम्बकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण करती जाती हैं, है ना। अंदर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है। स्वतंत्र पूर्व लटकाने पर चुम्बक और सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, इसलिए उसे लोडस्टोन के नाम से भी जानते हैं। वायु क्या है? यौगिक एक मिश्रण है। जिसका सूत्र होता है उसे यौगिक कहते हैं, जिसका सूत्र नहीं होता उसे मिश्रण कहते हैं। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। जल में भी होती है, मिट्टी में भी होती है, वायु उपस्थित होती है। वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण भी होता है। इसमें कुछ धूल कण भी होते हैं। CO2 अम्लीय होता है, शुष्क बर्फ होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार CO2 ही है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार CO2 ही है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक होता तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। जलने के लिए आवश्यक ईंधन होना चाहिए, ऊष्मा होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। रसोई घर के कचरे में मीथेन होती है। रसोई घर के कचरे में क्या होती है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तन करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट
लाल केंचुए द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण द्वारा बने कागज को उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। कवक अपना पोषक मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे देखते हैं। कवक अथवा जीवाणु पृथ्वी का अपमार्जक मतलब अपघटक होते हैं। सड़न साफ करने के लिए काम में आते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव हमारे अपने पोषक हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे विषमपोषी कहलाते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। स्वपोषी उत्पादक पौधा होता है। सभी पादप स्वपोषी होते हैं। सभी पादप पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। सभी पादप स्वपोषी होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। पोषण एवं जटिल प्रक्रम, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, सांघीकरण, निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में से प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त आग्नेयाशय से अग्न्याशिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी अपघटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है, छोटी आंत में पूरा हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे मंड है, कार्बोहाइड्रेट तो मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्न्याशय से अग्न्याशिक स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन में के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत बृहदत्त में अवशोषित होते हैं। मतलब जल और कुछ लवण बड़ी आंत में बृहदत्त में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों को अंतःग्रहण कर तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं, जो उनकी बढ़िया छोटी आंत लंबी होती है। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और धीरे धीरे पशु जुगाली करके उसे चबाते हैं। रोमंथी पाया जाता है जंतुओं में। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्यधानी में होता है। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी एवं याक से ऊन प्राप्त किया जाता है। अतः रेशम और ऊनी जादव रेशम एनिमल फाइबर हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। अपने जीवन चक्र में रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। देखना इसके बारे में। लार्वा होता है, लार्वा से कोकून बनता है, कोकून से एडल्ट बनता है, एडल्ट एग देता है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से कोकून बनता है, कोकून से फिर एडल्ट बनता है। इसी स्टेज में रेशम प्राप्त किया जाता है। कौन से? कोकून में। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाते हैं। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। रेशम फाइबर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तापमापी ताप को मापता, थर्मामीटर फ़ारेनहाइट 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस। सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रूम टेम्परेचर 25 से 27 होता है। चालन, देखो ऊष्मा विकिरण की 3 विधि होती है। एक होता है चालन, संवहन, विकिरण। सबसे धीमी गति होती है ठोस में,
चालन और संवहन द्रव में, गैस में होती है। और विकिरण सूर्य का ऊष्मा बिना माध्यम के आती, सबसे तीव्र यही होती है। काली वस्तु सभी ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। सफ़ेद वस्तु सभी ऊष्मा को लौटा देती है। सफ़ेद वस्तु सभी ऊष्मा को क्या करती है? लौटा देती है। पायरोमीटर एकदम उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। पायरोमीटर डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। मतलब डॉक्टर थर्मामीटर का प्रयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 होता है। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः 10 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होती है। एक होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है, जबकि द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा चालन और ऊष्मा चालक अभ्रक होता है और कुचालक पोर्सिलीन होता है। धारा चालक चांदी, सोना, चांदी, कॉपर, विद्युत अपघट्ट और अम्ल क्षार। कुचालक अशुद्ध जल, वर्षा जल, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, अभ्रक, पोर्सिलीन आदि। जो पदार्थ अपने से आसानी से ऊष्मा का प्रवाह होने देता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। जो पदार्थ अपने से आसानी से ऊष्मा का चालन होने देता है उसे ऊष्माचालित पदार्थ कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं, मतलब गहरे रंग की वस्तुएं बोले तो काली वस्तुएं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुएं मतलब सफ़ेद रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरणों की अच्छी अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों को अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। मतलब जो काली वस्तु होती है ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेती है, जो सफ़ेद वस्तु होती है ऊष्मा को जल्दी अवशोषित नहीं करती, मतलब कम अवशोषित करती है। इसलिए गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद कपड़ों का पहनना चाहिए। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन है तथा इसके रेशे के बीच में वायु फंसी मतलब ट्रैप रहती है। ऊनी वस्त्र में होता है जो वायु फंस जाती है, तो इसलिए वो वायु जो होती है कुचालक होती है, ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती, इसलिए वो हमें गर्मी लगती है। अम्ल क्षार लवण के बारे में देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः क्षारक का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। साबुन, सरफ, सोडा, क्षारें। अब देखो एसिड और बेस दो, ABR, BBR। मतलब एसिड जो होता है ना, एसिड जो होता है ना, तो ब्लू टू रेड मतलब नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेस जो होता है लाल को नीला कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षार लाल को नीला कर देता है। ये ABR, BRB। लिटमस का मूल रंग बैंगनी होता है। लाइकेन का बना किसका होता है? लाइकेन किसका मिश्रण है? शैवाल और कवक। अम्ल क्षार का प्राकृतिक सूचक है क्या? लिटमस। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। जो पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में विभिन्न रंग दर्शाते हैं, वो सूचक कहलाते हैं। अब देखो सूचक के बारे में देखते हैं। सूचक इंडिकेटर, एसिड, बेस, न्यूट्रल। जो ब्लू होता है ना, एसिड, रेड, नो चेंज। मतलब सूचक इंडिकेटर में एसिड रेड होता है और बेस में क्या होता है? इसमें कोई कलर नहीं होता, नो चेंज होता है। जो सूचक इंडिकेटर रेड होता है नो, और इसमें ब्लू होता है बेस में, और इसमें नो। और मेथिल ऑरेंज में रेड होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। नेप्थलीन में नो, कोई कलरलेस मतलब रेड होता है, नो होता है। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं, और लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अम्ल क्षार लवण प्लस जल। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार
प्रबल अम्ल मिलकर के, प्रबल क्षार मिलकर के उदासीन लवण और जल बनाते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के अम्लीय लवण बनाते हैं। दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार मिलकर के क्षारीय लवण या पीएच मान 7 से कम होता है। परिवर्तन एक होता है, देखो भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। अभी बताए थे पिछले, ये उत्क्रमणीय होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है। पानी से बर्फ बन जाए तो बर्फ से पानी मिल जाए, नया पदार्थ नहीं बनता है ना। अनुत्क्रमणीय होता है, सड़ जाता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे में जंग लग जाना है तो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बन जाते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था किया जा सकता है। द्रवकरण ठोस ना। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मौसम समानता किन्हीं दो दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं रहता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न मतलब दोपहर के बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान प्रातः भोर होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से ही संचालित होते हैं, है ना। सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य नाभिकीय संलयन के द्वारा अपनी ऊर्जा देता है। हाइड्रोजन मिलकर हीलियम प्लस ऊर्जा मिलती है। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा अवस्था में होता है। 8 मिनट 20 सेकंड में प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अब देखो दीर्घ अवधि जैसे 25 डिग्री सेल्सियस